हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्सार्ज, जहां पे मैं आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपनी फील्ड से जुड़ी हुई काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स। तो इससे पहले की जो हमारी वीडियो आई थी वो आई थी फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, जिसमें हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे समझें, कौन कौन सी टर्म्स हैं, उन टर्म्स का मतलब क्या होता है इनकम स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, ठीक है, जैसे असेट लायबिलिटीज होगी, वो सारी चीज़ें हमने समझी थी। उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में हम क्या कहते हैं कि पूरी डिक्शनरी तो कवर नहीं कर सकते ना बेसिकली, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम एक जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना चाहता है ना या किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, तो एकदम बेसिक से जो हम स्टार्ट करते हैं हमने उसी लेवल से स्टार्ट करा है और हम उसी लेवल से समझना स्टार्ट करेंगे। उसी लेवल से हमारी वीडियो भी आएंगी, ठीक है। पहले हमारी बेसिक की वीडियोज आएंगी, फिर उसका थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल की, फिर एडवांस लेवल की टर्मिनोलॉजीज, तो हम ऐसी वीडियोज बनाने वाले। तो लास्ट हमने अपनी वीडियो इसी पे एंड करी थी कि हम ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले थे, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है, कैपिटल गेन हो गया, आरओआई हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, नेटवर्थ हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। स्टार्ट हम करते हैं कैपिटल गेन से, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एसेट क्या होती है, ठीक है। एसेट होती है जो हम ओन करते हैं। दूसरी चीज कि उससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट होना चाहिए, किसी भी तरह का कैश इनफ्लो होना चाहिए, वो मेरी एसेट कंसिडर हुई एक बिजनेस में, ठीक है। तो कैपिटल गेन कब लगता है? जब एक कैपिटल एसेट सेल होती है ना, तब आता है कैपिटल गेन का कंसेप्ट। कैपिटल गेन का कंसेप्ट आपको अकाउंटिंग में तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको आईटीआर फाइल करते टाइम, अगर आप कंपनी की आईटीआर फाइल कर रहे हैं ना, कंपनी की या इंडिविजुअल की भी कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने 10 साल पहले एक लैंड खरीदी थी 1 करोड़ रुपए की। अब 10 साल बाद उसकी वैल्यू तो ऑफकोर्स बढ़ेगी, 10 करोड़ होगी उसकी 10 साल बाद। तो मान लीजिए 10 साल पहले 1 करोड़ की लैंड, 1 CR की लैंड 10 साल पहले, अब आज उसकी डेट होगी 10 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ की लैंड की वैल्यू होगी 10 करोड़, तो सीधा सीधा 9 करोड़ का गेन हो गया, ठीक है। 9 करोड़ का गेन हो गया, तो 9 करोड़ का गेन हो गया। अब आईटीआर में टैक्स तो 9 करोड़ पे भरना पड़ेगा, बट अब एक मान लीजिए कि जो 1 करोड़ की वैल्यू 10 साल पहले थी, क्या आज वही वैल्यू है? नहीं है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। कि आप पहले 1 करोड़ में आप मान लीजिए आप सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड खरीद सकते थे, आज वो सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड 1 करोड़ में नहीं मिलेगी, वो 10 करोड़ में मिल रही है, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो कैपिटल गेन का कंसेप्ट सबसे पहली चीज सेल पे हिट करता है। जब आपकी सेल होगी तभी ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। आपने सेल करी तो उसके बाद हमारा कैपिटल गेन एडजस्ट होता है। तो सेल वैल्यू है आपकी 10 करोड़। अब जो बाय वैल्यू आती है ना, बाय वैल्यू, वो यहां पर देखने वाली चीज है। क्या हम बाय वैल्यू 1 करोड़ लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि क्या ये दोनों चीज सेम टाइम पे है, आज के टाइम पे है? क्या इस 1 करोड़ की वैल्यू आज कितनी है? तो उसके लिए हमारा होता है प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स होता है, आप गूगल करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं texas.com, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे मिल जाएगा कि प्राइस इंडेक्स पूरा फॉर्मेट 2011 का कितना था, 12, 13, 14, 15 ऐसे मिल जाएगा आपको प्राइस इंडेक्स। तो आप वहां से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो एडजस्टेड आएगा ना वैल्यू, हमारी बुक जो बाई वैल्यू आएगी ना हमारी एडजस्टेड, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी जो हमारी इन्फ्लेशन एडजस्टेड, हम उसे माइनस करेंगे। सपोज वो आ गई 8 करोड़, ठीक है। तो 2 करोड़ का हुआ ना, उसे हम कैपिटल गेन कहेंगे। कैपिटल गेन अलग चीज होती है और गेन, नॉर्मल गेन्स अलग चीज होती हैं। ये दोनों डिफरेंस है। अगर सबसे पहली चीज, गेन और कैपिटल गेन में फर्क क्या होता है? गेन हो गया, मैंने नॉर्मल अपना मान लीजिए मेरे फ्लावर का बिजनेस है, मैंने फ्लावर बेचा, मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो मेरा नॉर्मल बिजनेस है। बट अगर मैंने अपनी कोई मशीनरी बेच दी, वो मेरी कैपिटल एसेट थी, मेरी बुक्स में एसेट, तो कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन वहां पर लगेगा, ठीक है। तो इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए और सेल के टाइम पे, कैपिटल एसेट और सेल के टाइम पे ना, तब हमारा कैपिटल गेन का कंसेप्ट हिट करेगा। और हमें पता है कि हमारे 1 करोड़ की वैल्यू 10 साल थी, तो आज वो 1 करोड़ की वैल्यू वो नहीं होती, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से नहीं होती। तो इसीलिए हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी प्राइस इंडेक्स की वजह से, और उसके बाद हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। तो ये होता है कैपिटल गेन का कंसेप्ट। कैपिटल एसेट बहुत जरूरी है कि कैपिटल एसेट ही हो, नॉर्मल एसेट पे भी नहीं लगता हो, एसेट। फिर हमारा आता है आरओआई। आरओआई क्या चीज होती है? आरओआई की फुल फॉर्म मैं लिखूं तो रिटर्न
ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने आज एक बिजनेस स्टार्ट करा, आपने कुछ कैपिटल लगाई, मतलब कुछ इन्वेस्ट करा, जिसे हम कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने 10 करोड़ लगा दी, ठीक है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट करी आपने कैपिटल लगा दी अपने बिजनेस में। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने उस 10 करोड़ को लगा के कितना कमाया। आपने 10 करोड़ लगाया अपने बिजनेस में और उससे आपने 1 करोड़ कमाया। ठीक है, आपने जैसे ये हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपको ये चीज़ समझनी है ना कि अगर हम बेचते हैं सबसे पहले हम सेल्स करी तो उसके बाद कहाँ चीज़ें जाती हैं। हमने इससे पुरानी वीडियो में ना इनकम स्टेटमेंट पूरी बनाई थी, जिसमें हमने देखा था कि सेल माइनस होती है, वेरिएबल कॉस्ट आती है, फिर कंट्रीब्यूशन आता है हमारा। कंट्रीब्यूशन मतलब बाकी चीज़ों के लिए जो पैसा हमारा फिक्स कॉस्ट के लिए, फिक्स कॉस्ट माइनस करी, फिर हमारा ईबीटे आता है, फिर हमारा एबिटा आता है। तो वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में करी हैं डिस्कस। अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो आप हमारी इस वीडियो का भी रेफरेंस ले सकते हैं इजीली। तो बेसिकली क्या होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 1 करोड़ कमाया आपने 10 करोड़ से, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे हम। आपने देख लिया होगा कि कई कंपनी कहते हैं हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 45% है, हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है, हमारी 90% है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि कंपनी ने कुछ पैसा लगाया, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लगाया, उससे कंपनी ने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कमाया। ठीक है, तो इस केस में हमने 10 करोड़ लगाए थे, 1 करोड़ कमाया, मतलब हमने 1/10 इंटू में 100, तो इसका मतलब है कि 10% हमारा ROI हो गया 10%, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी 10%। मतलब कंपनी ने लगाया 10, कमाया 1, मतलब कंपनी ने कितना कमाया? कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% कमाया, तो हम उसे बोलेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सिंपल सा फंडा होता है। आपको कहीं भी लिखा हो मिले किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीचे कि हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी परसेंट है, इतनी परसेंट है, तो आप समझिए कि कंपनी ने इतना पैसा लगाया था और इतना कमाया था। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा बेसिकली सिंपल सा है। ये तो हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा हो, बट फिर भी हम एक चीज़ समझते हैं इस चीज़ को एक बार, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा हम जो समझने वाली चीज़ है वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, जो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं ना, उसमें भी कंपाउंडिंग का काम आता है, उसमें भी आपको कंपाउंडिंग होती है। उसमें कंपाउंडिंग के बेनिफिट से आपका प्राइस, आपकी वैल्यू बढ़ती है। आपको SIP के लिए कोई भी डिटेल्स हो, कोई भी क्वेरी हो ना, आप हमसे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपको सारी डिटेल्स आपसे मिल जाएंगी, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है ना, आपको बेसिकली एकदम सिंपल, एकदम बेसिक लेवल में समझने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। आगे जो वीडियो आएंगे वो आएंगे इंटरमीडिएट लेवल की, अभी हम एकदम बेसिक लेवल पर समझने वाले हैं इस चीज़ों को। तो मान लीजिए, एक सेकेंड, मेरा माइक हो जाता है। तो मान लीजिए कि आज एक सर्टेन डेट को आपने 10,000 रुपये जमा कराए। बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल बैंक का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपने 10,000 रुपये जमा कराए, ठीक है, बैंक ने बोला मैं आपको 7% दूंगा इस पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको 7% पर एनम। ठीक है, पर एनम मिलेगा। तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर की बात करें हम, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो हमें इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1,000। जो नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कैसे काम करता है? ठीक है, अगली बार जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा सेकंड ईयर में वो कितना मिलेगा? इस पे 1,000। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि वो सीधा जो प्रिंसिपल वैल्यू ना, जितना हमने जमा कराया उस पे इंटरेस्ट देता रहेगा हमें। 1,000 सॉरी 1,000 नहीं, इस रेट को 10% कर देता हूँ, छोड़ो, हम उससे क्या चेंज करेंगे, 10% कर देता हूँ इसे। 10% 10,000 का 1,000 रुपये, 10% 10,000 का 1,000 रुपये, हर साल में 1,000 रुपये मिलता रहेगा, उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। बट कंपाउंडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10% इंटरेस्ट कमा रहे हैं आप 10,000 पे, तो ईयर एंड में आपने 1,000 रुपये कमाया। ठीक है, आपने 1,000 रुपये कमाया, बट अब उस 1,000 की वैल्यू को क्या करेंगे हम, जो आपकी प्रिंसिपल है ना 10,000 की, उसमें ऐड कर देंगे। तो जो नई इन्वेस्टमेंट होगी हमारी, जो हमने 10,000 लगाए थे और जो हमने 1,000 कमाया, टोटल मिलकर बनता है 11,000। अब उस 11,000 पे हमें 10% मिलेगा, 1,100 रुपये। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग करना। ऐसे ही हमें ईयर में इतना कमाया, अब हमारी पहले कितनी वैल्यू थी? 11,000 थी, अब हमें 1,100 इंटरेस्ट मिला, तो अब जो थर्ड ईयर में हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इसके 10% पे मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है बार बार हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है, उससे हम कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, उससे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हम वैसे निकालते हैं कंपाउंडिंग।
तो ऐसे कंपाउंडिंग से हमारा इंटरेस्ट, हमारी वैल्यू, हमारी फिक्स डिपॉजिट वैल्यू, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। इसलिए कंपाउंडिंग, किसी भी चीज़ की कंपाउंडिंग ऐसे होती है और कंपाउंडिंग ज़्यादा बेटर होती है। एसआईपी वगैरह में भी कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है काफ़ी। इसके बाद हमारा अगली चीज़ है वो है नेट वर्थ। ठीक है, नेट वर्थ मतलब कि क्या वैल्यू है, वैल्यूएशन। हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था बैलेंस शीट वगैरह, तो इनकम स्टेटमेंट भी करी थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करी थी। ठीक है, तो नेट वर्थ कैसे निकालें, किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन कैसे निकालें? तो कुछ चीज़ें हैं, मतलब या तो हम ये देख लें कि उसके फ्यूचर कैश फ्लो कितने हैं, फ्यूचर कैश फ्लो एंटीसिपेटेड, कितना एंटीसिपेट कर रहे हैं, कितना प्रोजेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्यूचर में तो हम बता नहीं सकते कि हम कैश फ्लो से देख लें, या फिर हम किसी कंपनी का अगर निकाल रहे हैं ना, तो सिंपल सी नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, कितने शेयर हैं उसके पास आज कम मार्केट में, और उसका मार्केट प्राइस पर शेयर, उसका मार्केट प्राइस पर शेयर से निकाल दें तो उसकी वैल्यूएशन निकल जाएगी। और क्या तरीका हो सकता है हमारा, हमने कैश फ्लो से देख लिया, हमने नंबर ऑफ शेयर से देख लिया। इसके बाद होता है कि एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, कि कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है, वो इस साल के एंड तक कितना सेल्स कर लेगी, कितना कमा लेगी। तो ऐसी चीज़ हो, ऐसे 4-5 मेथड और होते हैं, आप ढूंढेंगे तो काफ़ी मेथड मिल जाएंगे वैसे आपको। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कंपनी की वैल्यूएशन निकालना कि कंपनी आज की डेट में अगर कंपनी को डाइल्यूट कर दिया जाए तो किस रेट पे जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, उसकी जो वैल्यूएशन होगी उस रेट पे जाएगी। कंपनी में जितनी एसेट्स होंगी, कंपनी की एसेट को बेच के जो पैसा आएगा उसमें से माइनस कर देंगे जो लायबिलिटीज को बेचेंगे, जो लायबिलिटी को पैसा देना पड़ेगा। अब जो पैसा बच जाएगा वही तो कंपनी होल्ड करती है, वही तो कंपनी की नेटवर्थ हुई। अब एसेट में आप लोग फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह इंक्लूड नहीं कर सकते, आप गुडविल नहीं बेच सकते, आप प्रॉफिट एंड लॉस जो आएगा लॉस में, एक्यूमुलेटिव बैलेंसेस, वो सारी चीज़ें आप नहीं बेच सकते ना, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। फिक्टिशियस और इंटेंजिबल्स वगैरह वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी इसमें। तो ऐसे ही कंपनी की वैल्यूएशन और नेटवर्थ का पता चला कि कंपनी की क्या नेटवर्थ है, उसके आउटस्टैंडिंग शेयर, ये नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग देखिए कि फ्यूचर में कितना एक्सपेक्ट, मान लीजिए 10 करोड़ अर्न करने वाली है, तो उसमें से उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे हम लोग। फ्यूचर कैश फ्लो, कंपनी की फ्यूचर आउटफ्लो है ज़्यादा, कंपनी फ्यूचर में उसको लग रहा है कि उसकी ज़्यादा आउटफ्लोज होने वाली है, तो मतलब आज की उसकी वैल्यूएशन कम होगी। बट अगर उसको एंटिसिपेट हो रहा है कि आगे उसकी कैश फ्लो ज़्यादा है तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यूएशन हाई होगी। तो ऐसे हम वैल्यूएशन मैथड हम देखते हैं और उस हिसाब से हमारी नेटवर्थ कैलकुलेट होती है कंपनी की। इंडिविजुअल्स की भी हम किसी भी नेटवर्थ ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल्स की आप नंबर ऑफ शेयर से नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफकोर्स इंडिविजुअल के नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में नहीं कर सकता इशू, सिर्फ कंपनीज ही कर सकती हैं, वो भी सारी नहीं, उनकी भी लिमिट है, वो MCA वाले बताएंगे। तो इसके बाद जो हमारा आता है ना प्रॉफिट मार्जिन, आपने कभी शार्क टैंक देखो ना, तो आपने उसने वो लोग बात करते हैं तो पूछते हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, मतलब तो सामने वाला बंदा कहता है कि हमारा 45%, हमारा 80% ग्रॉस मार्जिन है, हमारा नेट मार्जिन 70% है। तो इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, तो डिस्कस करते हैं, वो प्रॉफिट मार्जिन डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक, प्रॉफिट मार्जिन में दो चीज़ें हैं, ग्रॉस और नेट। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट एक सेल्स पे कितना परसेंट है। ठीक है, सेल्स मैंने मान लीजिए मैंने सेल्स करी, उसकी सेल्स वैल्यू है 1000 रुपये। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ी, कॉस्ट ऑफ जो सेल्स, जो मैंने 1000 रुपये का एक प्रोडक्ट बनाया है उसमें मेरे को कॉस्टिंग क्या लगी उस प्रोडक्ट को बनाने में। अब मैं मान लूँ मतलब मेरा लेबर का खर्चा कितना लगा, मेरा उसमें मटेरियल का खर्चा कितना लगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरे फिक्स कॉस्ट कितनी लगी उसमें, तो उन सब चीज़ों को जब मैं एक प्रोडक्ट पे डालूंगा ना, उन सब एक पर यूनिट निकालूंगा मैं, तो उसके आएगी मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मान लीजिए मेरी आई कॉस्ट ऑफ सेल्स 600 रुपीज़। ठीक है, 600 आ गई, तो इसमें से आएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में से मैं यहां पर लिख देता हूं, डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, एकदम जो प्रोडक्शन, मान लीजिए आपने प्रोडक्शन यहां से स्टार्ट कर यहां पे खत्म करी,
तो इसके बीच की जो भी कॉस्ट होगी ना, जिस पे जो लेबर लग रही है, इस पे जो मशीन लग रही है, कुछ मटेरियल लग रहा है, वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगी। उसके अलावा कोई भी चीज़ होगी, मतलब एडवर्टाइजिंग में मैंने खर्चा करा, उसके बाद मैंने सैलरी दी स्टाफ को जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे इनडायरेक्ट में आएंगी, डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आती। तो ऐसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, आपने मतलब 100 रुपये की सेल वैल्यू करी, जिसमें से आपने 400 रुपये का ग्रॉस मार्जिन है आपका। ग्रॉस प्रॉफिट कह लो, ऐसे ग्रॉस मार्जिन कह लो, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसमें ऐसे इजीली निकाल सकता हूँ कि मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना है। मैंने 400 कमाए 1000 रुपये के एक प्रोडक्ट बेच के, तो मतलब 40% ग्रॉस मार्जिन हुआ मेरा। तो कल को अगर किसी कंपनी आपको बोल रही है कि हमारा 40% ग्रॉस मार्जिन है, तो आप समझ जाएंगे इजीली कि कंपनी 1000 रुपये का अगर कोई सेल करती है तो कंपनी उसमें 400 कमाती है अपनी डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा। मतलब अपने लेबर को पे करने के बाद, अपने वेजेस देने के बाद 400 रुपये कमाती है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस मार्जिन। वहीं अगर कंपनी कहती है कि मेरी नेट मार्जिन 20% है, मेरी नेट मार्जिन इतनी है, तो कैसे देखेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, अब एक कंपनी अपना सामान बेच रही है, तो क्या वो सिर्फ ये प्रोडक्शन बनाया और सीधा बेच देगी? कंपनी एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस भी करती है। एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस करा कंपनी ने 100 रुपये, कंपनी ने सैलरी दे दी, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफकोर्स अकाउंटिंग तो करती होगी ना, अकाउंटिंग का प्रोडक्शन तो लेना देना नहीं है, तो ठीक है। अगर प्रोडक्शन से लेना देना होता, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में होता, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनता, बट वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। सैलरी में 100 रुपये खर्च करा, तो कंपनी ने कितना कमाया? नेट कि उसके हाथ में कितना है? 200 रुपया, ठीक है। तो अब कंपनी बोल रही है कि मेरा नेट मार्जिन 20% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसका जितना पैसा लगा, अपने एडवर्टाइजिंग खर्चा, अपना सैलरी खर्चा, अपने जो भी फलाना ढिमकाना के खर्चे थे, सारे माइनस कर दिए उसने। कंपनी ने कमाया 200 रुपया, तो कितने परसेंट कमाया? 200 रुपये कमाया 1000 रुपये पे, एक सेल पे 20%। तो अब कल को आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, आपको नीचे लिखा हुआ मिलता है कि हमारा नेट मार्जिन या हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% है, तो उसका मतलब क्या निकलेगा? उसका मतलब ये निकलेगा सीधा सीधा कि कंपनी ने 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट बेचा है, तो उसमें अपनी कंपनी सारी कॉस्ट माइनस कर दी है, अपने फलाने ढिमकाने के खर्चे माइनस कर दिए, नेट जो बचा है वो 200 रुपये बचा है। तो ये मतलब होता है नेट मार्जिन का और ग्रॉस मार्जिन का। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करी। तो बेसिक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। वैसे तो कुछ इंटरमीडिएट लेवल की और कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका अगली वीडियो में रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।